देता हूँ। शेयर फाइल, शेयर वाइल मोड। वीडियो कैसा प्ले करते हैं, किसी को पता है क्या? यहाँ पर वीडियो प्ले करना रहा तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम की। शेयर फाइल, शेयर वाइल मोड, शेयर योर स्क्रीन। ओके, इसमें आवाज आ रही है क्या? वीडियो ऑडिबल है सभी को? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर, बट वीडियो की साउंड नहीं है। नहीं है? ओके ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ फिर, ये जो दो वीडियोस है ना, इसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। फिर आप लोग ये दो वीडियोस को जरा एक बार देख लो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन वो ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अभी ये दो लिंक तो आपको शेयर कर देता हूँ। आप बाद में लेक्चर जब खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना, ताकि जो इंडियन मानसून और एल नीनो, ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो देखो, अभी हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अ, और ये जो चैप्टर है, इट इज अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं, फिर भी हम इसको फिर से एक बार इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? Right. ओके, ठीक है। अब देखो, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट में क्या चीजें हैं? एक तो है सबसे पहले इवरग्रीन, सेमी इवरग्रीन। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडिवस, ट्रॉपिकल थॉर्न, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। ये हमने कल ही देखा था। तो इसके बारे में हमको क्या पता है? जो चीजें पहले पता है वो रिवाइज करते हैं। अगर इवरग्रीन की अगर बात करते हैं, इवरग्रीन सेमी रहते हैं, तो लगभग 200 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा रेनफॉल है, तो ये वाले रेन फॉरेस्ट हमको मिलेंगे। ओके। डेसिडिवस के मामले में दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है मॉइस्ट और दूसरा रहता है ड्राई। अगर 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो वहां पर मॉइस्ट डेसिडियस मिलेगा। और ड्राई कब मिलेगा? जब 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। ओके। इसके बाद बचता है थॉर्न फॉरेस्ट। जब लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तब थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके। इसके बस कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, दो दो एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद वो कौन से रीजन में आते हैं। जैसा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर बात कर देते हैं, से ट्रॉपिकल इवरग्रीन, तो उसके एग्जाम्पल देखो। रोजवुड, महागोनी, आइनी, इबोनी। रोजवुड, महागोनी, आइनी, इबोनी इसके एग्जाम्पल हैं। ये बहुत ही डेंस रहते हैं, इनकी हाइट भी काफी ज्यादा रहती है। ओके। इसके बाद दूसरा रहता है ट्रॉपिकल डेसिडियस, 70 टू 200 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों मिलकर मॉइस्ट और ड्राई।
मॉइस्ट के अगर बात करते हैं तो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और उसके एग्जाम्पल टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सिमुल, कुसुम, सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन। दीज आर द मेन स्पेशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये चीज याद रखना। डेसिडियस का मतलब क्या होता है? इनके पत्ते झड़ते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में, साल में से एक बार तो भी इनके पत्ते झड़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एग्जाम्पल दिया था मोरिंगा। मोरिंगा जिसको हम लोकल जबान में शेवगे की फल्ली कहते हैं, या फिर जिसको हम ड्रम स्टिक कहते हैं। ओके, पूछा गया था ड्रम स्टिक, ये उसने दिया था इट इज एवरग्रीन प्लांट। तो ये एवरग्रीन नहीं था, इट इज अ डेसिडियस। ओके, याद रखो। देन ड्राई डेसिडियस की बात करें तो 70 to 100, ये थोड़ा वेरी करता है। कोई बोलेगा 50 to 100, कहाँ पे आएगा 60 to 100 सेंटीमीटर। तो उतना एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बस 100 से कम चाहिए, 50 से ज्यादा चाहिए। ओके, तो उसको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हम कहेंगे। अब इसके ड्राई डेसिडियस के एग्जाम्पल, जनरली मॉइस्ट और ड्राई लगभग सेम ही रहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पर भी। एग्जाम्पल क्या है? तेंदू, पलस, आमला, आमला, बेल, खैर, एक्सलवुड। ये सारे एग्जाम्पल है आपके ड्राई डेसिडियस के। ओके, इसके बाद देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न मतलब जो कांटेदार रहते हैं। अब कांटेदार वालों के जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, वहां पर थॉर्न फॉरेस्ट, इनको कांटे रहते हैं। ये कांटे रहना क्या है? ये एक एडेप्टेशन है। इसको हम एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट है ये वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट से। अगर सपोज कोई ट्री को पत्ते रहते हैं, ग्रीन लीव्स रहते हैं, तो वो वाटर भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर वो दरख्त को काटे हैं, तो काटे क्या है? पत्ते जैसा फंक्शन करते हैं, वो भी वही फंक्शन करेंगे, लेकिन पानी कम कंज्यूम करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, बबूल, बेर का दरख्त है, काटे रहते हैं। पाम, जो पाम नारियल वाला जो रहता है, खैर, नीम, खेजरी। इवन जो अपने डेट्स रहते हैं, जिसको हम खजूर कहते हैं। ओके, ये खजूर भी क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट है। ओके, याद रखना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखो, ये मैप दिया हुआ है ऊपर वाले पेज पे, और ये मैप से आपको पता चलेगा कौन से रीजन में कौन सा फॉरेस्ट मिलता है। तो जो डार्क वाला जो रीजन है, मतलब जो येलो येलो जो किया हुआ है, अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये वाला रीजन, यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है, अभी हमने देखा था। तो रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो वहां पर मिलेगा हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इसके बाद जो हल्का सा डार्क है, हल्का डार्क है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमको मिलेगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट, और ये अच्छा, ये दोनों मिलके मैप निकाला हुआ है। ट्रॉपिकल डेसिडियस मिलेंगे पूरे रीजन में। ओके, फिर ये जो बीच वाला रीजन है, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको मिलेगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न के एग्जाम्पल बबूल, बेर, कैक्टस, प्रिकली पियर, कोरफड वगैरह जो रहते हैं ना, ये सब थॉर्न फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। इसके बाद और दो टाइप के फॉरेस्ट रहते हैं। एक रहता है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव जहां पर दलदल रहती है, जैसा कि ये सुंदरबन का रीजन है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के पास। याद रखना, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है सुंदरबन। यहाँ पर क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे चिल्का लेक है उड़ीसा के पास, वहां पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। नीचे यहाँ पर आंध्रा में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, इसके बाद और एक टाइप रहता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन का भी हमने डिस्कस किया था। माउंटेन पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वेरिएशन होता है, ट्री स्पेशीज अलग अलग मिलेंगे। जो हाइट पर मिलते हैं ज्यादा, उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। जैसा उसके एग्जाम्पल चीर, पाइन वगैरह, ये सब माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। ये मिलेगा हमको हिमालय रीजन में, यहाँ पर भी अरुणाचल में भी मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आई है, शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट किसको कहते हैं? देखो, केरला, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दोनों भी है।
द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड शोलाज इन द नीलगिरी अन्नामलाई पलानी हिल्स। एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारा इंडिया का सदर्न पार्ट, डेक्कन पेनिनसुला, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो ये जो रीजन है यहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है, अन्नामलाई आनईमुडी अराउंड 2500 मीटर का है अनईमुडी। ओके, तो यहाँ पर हाइट ज्यादा रहने की वजह से क्या होते हैं, एक मिनट, हाइट ज्यादा रहने की वजह से क्या हो रहा है, एक्चुअली ये हम इंडिया हमारा है ट्रॉपिकल कंट्री, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलने चाहिए, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पर टेम्परेट, टेम्परेट मतलब जो 25 टू 65 के बीच का जो रीजन है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलते हैं कहाँ पर, ये रीजन में। ओके, तो ये जो फॉरेस्ट है, क्योंकि हाइट ज्यादा है ना, हाइट से जैसा आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो यहाँ पर मिलते हैं नीलगिरी के आसपास, इनको कहते हैं शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट नाम याद रखना, ठीक है। ये आया समझ में, शोला फॉरेस्ट क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट अराउंड नीलगिरी रीजन, उसको हम कहते हैं शोला फॉरेस्ट। ये क्लियर है? एम आई ऑडिबल यस टू सर। ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये शोला फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन था। मैंग्रोव्स वगैरह ये सब भी हमने देख लिया। कल हमने ये भी देखा था, मैंग्रोव्स को किडनीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसके बारे में डिस्कशन है। ओके, इसको जरा देखो अच्छे से। इंडिया का फॉरेस्ट जो है ना, ये हर 2 साल को गिना जाता है, हर 2 साल में एक बार गिना जाता है। और जो गिनता है वो एक बॉडी है, वो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल को, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, टाइगर सेंसस होता है, वैसे फॉरेस्ट का भी सेंसस होता है, फॉरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ओके, 2 साल में एक बार, इसको बाइनियल कहते हैं, 2 साल में एक बार बाइनियल। ओके, तो देखो, इसके रिपोर्ट के हिसाब से अभी इंडिया में प्रेजेंटली 24% फॉरेस्ट कवर है। अगर सपोज इंडिया के पास 100 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, तो उसमें से 24 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है। ओके, फिर हमको कुछ ये हर 2 साल में आता है, तो जो लेटेस्ट वाला रिपोर्ट है ना, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हमको पता रहना चाहिए। जैसा, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है। ओके, अब यहां पर भी देखो, एक रहता है एरिया वाइज, दूसरा रहता है परसेंटेज वाइज। ओके, अगर परसेंटेज वाइज की अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में, तो वो है सबसे ज्यादा मिजोरम में, अराउंड 85% कुछ तो भी है। देन अरुणाचल प्रदेश में। परसेंटेज वाइज अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल। अगर एरिया वाइज बात करते हैं, एरिया अंडर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किस में है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद अरुणाचल में है। अरुणाचल दोनों में भी सेकंड नंबर पे है। ओके, तो ये आपको ये तो पता है ना, परसेंटेज और एरिया में डिफरेंस क्या रहता है, ये चीज पता है आपको? परसेंटेज और एरिया में क्या डिफरेंस रहता है? कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है? एक जगह सर मिजोरम टॉप पे, एक परसेंटेज तो जगह जैसे एमपी। पूरे कंट्री का होता, हाँ। और एरिया बोल तो स्टेट वाइज होता। नहीं नहीं, देखो, परसेंटेज और एरिया की अगर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या क्या कंटेक्स्ट में बोला गया है, जैसा फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा एमपी है। ओके, जस्ट अज्यूम एमपी का एरिया है सपोज 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का एरिया है। और एमपी में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, मान लो मैं बोल रहा हूं एमपी में फॉरेस्ट कवर है 500 स्क्वायर किलोमीटर, एमपी में फॉरेस्ट कवर इतना है। तो एमपी का फॉरेस्ट कवर 500 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया कहलाता है। अगर मैं पूछूं एमपी का फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में कितना है, तो उसको हम कैसा निकालते हैं, सीसैट आ गए यहाँ पे। तो इसको क्या करो, 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ठीक है, तो ये आएगा 0.5। 0.5 मतलब
50% इंटू 100 करते हैं ना, तो 50% क्या है, एरिया एमपी का फॉरेस्ट के अंदर है, और एरिया की बात करें तो 500 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ऐसा रहता है। अब जब हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम तो एमपी से छोटा है, तो मिजोरम में सपोज मान लो मिजोरम में क्या है, 100 स्क्वायर किलोमीटर मिजोरम का एरिया है, ये बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिगर्स। और उसमें क्या हुआ है, 85 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है। ओके, हालांकि ऐसा एब्सोल्यूट नंबर देखा जाए तो 500 बड़ा है, 85 छोटा है। ओके, एरिया अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं मिजोरम का परसेंटेज मुझको निकालना है, मिजोरम में कितना परसेंट फॉरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, 85 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आएगा, 0.85। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 85%। ओके, तो मतलब मिजोरम का फॉरेस्ट स्कोर कितना आ रहा है, लगभग लगभग 85%। तो छोटे स्टेट जनरली परसेंटेज वाइज ज्यादा रहते हैं, और बड़े स्टेट एरिया वाइज ज्यादा रहते हैं। ओके, तो ये चीज समझो, ये फर्क समझो। परसेंटेज में पूछा गया तो मिजोरम सबसे ज्यादा, और एरिया वाइज पूछा गया तो एमपी सबसे ज्यादा है। ओके, ये आया समझ में, ये चीज आई समझ में यस। आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज समझना था। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आई हैं, देखो, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये क्या रहता है वो अभी डिस्कस करते हैं। देखो, सोशल फॉरेस्ट्री एक टर्म आती है, इसमें क्या करते हैं, लोकल्स को इन्वॉल्व करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री में। लोकल अब क्या करती है, जनरली गवर्नमेंट ही करती है हर काम, अफॉरेस्टेशन करना है, नए प्लांट्स लगाना है, फॉरेस्ट कंजर्व करना है। लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, लोकल को भी इन्वॉल्व करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। तो ऐसे फॉरेस्ट्री को हम क्या कहेंगे, लोकल, सॉरी, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के बहुत सारे टाइप हैं, जैसा रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। ओके, रूरल फॉरेस्ट्री मतलब रूरल एरियाज में, उसके भी दो टाइप हैं, एक है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एक है एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, जो कम्युनिटी लैंड रहता है, गांव में बहुत सारा ऐसा लैंड रहता है जो कम्युनिटी रहता है, जैसा मंदिर के आसपास का लैंड है, या फिर गायरान जमीन जो जानवर को चरने के लिए छोड़ी हुई रहती है, तो ऐसे लैंड पे फॉरेस्ट फॉरेस्ट स्पेशीज ग्रो करना, उसको कहेंगे हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। दूसरा इसका टाइप है एग्रो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके। आई होप मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज तो क्लियर है मेरी सभी को? क्लियर है सर। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस कर रहे थे सोशल फॉरेस्ट्री और उसके टाइप। सोशल फॉरेस्ट्री में देखो, रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री हम देख रहे थे। रूरल फॉरेस्ट्री मतलब रूरल एरियाज में फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नए फॉरेस्ट और फॉरेस्टेशन करना। उसके दो टाइप रहते हैं, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, जो कम्युनिटी लैंड रहता है ना, जैसा फॉर एग्जांपल टेम्पल के आसपास का एरिया रहा, मार्केट रहा, या फिर गायरान जमीन जो रहती है, जानवरों को जो चरने के लिए छोड़ी हुई रहती है, ये सारे क्या है, हमारे कम्युनिटी। यहाँ पर फॉरेस्ट अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। और जो एग्रो फॉरेस्ट्री रहती है, इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है आपका, तो उसमें क्या करते हैं, क्रॉप के साथ साथ, जैसा वीट ले रहे हैं, वीट के साथ साथ कुछ फॉरेस्ट ट्रीज भी ग्रो करते हैं, मतलब वो उसके सरकमफरेंस पे, उसके पेरीफेरी पे। तो इसको क्या कहेंगे अब, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें क्या रहता है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, क्रॉप भी लेंगे, साइड बाय साइड फॉरेस्ट के स्पेशीज भी लेंगे। ऐसा ही टर्म कंसेप्ट रहता है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होता है, अर्बन एरियाज में, सिटीज में जो वैकेंट स्पेस रहता है, वहां पर अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसा रोड के साइड में,
ये रोड है तो रोड के साइड में जो फुटपाथ वगैरह है, यहाँ पर फॉरेस्ट स्पेसीज लगाते हैं। या फिर इसी तरीके से बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। ओके, ऐसे जो भी खाली स्पेसेस हैं, घर के आसपास का आंगन है, यहाँ पर फॉरेस्ट स्पेसीज लगाना, इसको कहेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री। ओके, अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही थी। ओके, ये न्यूज में भी थी लास्ट ईयर। ये स्कीम का नाम है नगर वन स्कीम। नगर, नगर मतलब शहर, वन मतलब जंगल। नगर वन स्कीम ये अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए थी। ओके, इसके बाद जो तीसरी टर्म है फार्म फॉरेस्ट्री। देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री नाम दिखने में सेम लगता है, लेकिन फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है पता है? लैंड तो एग्रीकल्चरल लैंड है, खेत पर ही क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट के ट्री ले रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे फॉरेस्ट ट्री हैं। अब यहाँ पे क्रॉप नहीं लेते, एग्रीकल्चर जो क्रॉप है, व्हीट, राइस वगैरह, ये सारे नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट स्पेशीज ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, कमर्शियल कल्टीवेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री में सारा के सारा फॉरेस्ट्री ग्रो कर रहे हैं खेत में। और एग्रो फॉरेस्ट्री जो था, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ फॉरेस्ट लेते हैं। ओके, तो ये आया आपको समझ में? डिफरेंस समझ में आया फार्म फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखो, ये वाइल्ड लाइफ वगैरह है, ये सारा इन्वायरमेंट का पार्ट है। जब हम इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे ना, तो तब फिर हम ये टॉपिक्स लेंगे। मतलब वाइल्ड लाइफ इंडिया में कौन से मिलते हैं वगैरह, फिर डिफरेंट जो कंजर्वेशन एफर्ट जो चला रहा है गवर्नमेंट, तो ये सब भी देखेंगे। ओके, यहाँ पर बस एक टर्म आती है, गवर्नमेंट क्या करता है पता है? जहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा रहती है, जो एरिया इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्टेड एरियाज बोल के डिक्लेयर करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, तो प्रोटेक्टेड एरियाज मेनली तीन टाइप के रहते हैं। ओके, जो प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं, हमारे पास एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंडर में प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करते हैं, तीन टाइप के रहते हैं। एक तो रहता है नेशनल पार्क, दूसरा रहता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर इसी तरीके से जैसा टाइगर रिजर्व्स वगैरह ये सब भी हैं। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ओके, फिर और एक अब ये तो रहा इंडिया का। वर्ल्ड लेवल पर भी बायोडायवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसा यूनेस्को, ये आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक प्रोग्राम है जिसको मैब कहते हैं, MAB। मैप में नीचे दिया जाए, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में क्या करते हैं, ये लोग भी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो इसमें जो कंजर्वेशन किए जाते हैं, वो जो रिजर्व्स रहते हैं, कंजर्वेशन जो किए जाते हैं, एरिया डिक्लेयर किया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का प्रोग्राम है मैप। इसके अंडर में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर होते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, और भी रहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। वो इन्वायरमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तब ले लेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट को। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, अब यहाँ पर बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व का डिस्कशन आया है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसमें डिफरेंस क्या रहता है वगैरह। एक शॉर्टली मैं तुमको डिफरेंस बताता हूँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क, देखो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क को रहता है। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं रहते। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ही प्रोहिबिटेड रहता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, जैसा ग्रेजिंग है, प्लम्बर लुम्बरिंग है, ये सारे एक्टिविटीज या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये अलाउ नहीं रहता। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या रहता है, आप मतलब ये सब कर सकते हो, ग्रेजिंग वगैरह ये अलाउड रहती है। और इसी तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फूड गैदरिंग वगैरह, ये सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए परमिशन लगती है वाइल्ड लाइफ वार्डन की, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहते हैं। ये सारा इन्वायरमेंट में आएगा तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। और नेशनल पार्क में
नो ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन लेकिन साइंटिफिक पर्पस वगैरह अगर है तो फिर यहाँ पे ह्यूमन आप रिसर्च के लिए वगैरह जा सकते हैं। इसी तरीके से जो नेशनल पार्क का एक रहता है कोर एरिया एकदम सेंसिटिव, और बाद वाला रहता है पेरिफेरल एरिया। तो जो पेरिफेरल एरियाज वगैरह है पे टूरिज्म वगैरह भी थोड़ा बहुत अलाउ रहता है। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा आप समझ लेना। नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व रहता है ये काफी बड़े एरिया रहते हैं, कई सारे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं। यहाँ पर भी मतलब कोर एरिया और बफर एरिया रहता है। कोर मतलब एकदम सेंट्रल सेंसिटिव एरिया, और वो रहेगा बीच में, उसके तरफ ये बफर एरिया रहेगा, और फिर बफर एरिया के बाद ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह अलाउड रहता है। ठीक है, तो इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, अभी फिलहाल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पहले कोई भी कंट्री पहले अपने खुद के बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करता है, फिर यूनेस्को उनका स्टडी करता है। अगर वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यूनेस्को उनको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसा कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो उनमें से 12 मतलब 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ओके, तो ये याद रखना, 12 रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को है। तो ये बस नाम एक बार देख लो। जैसा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये आता है केरला के पास, केरला तमिलनाडु रीजन। नंदा देवी है, ये जो हाईलाइटेड वाले हैं ये रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को है। नंदा देवी है उत्तराखंड में। नोकरेक, नोकरेक ये आता है आपका आसाम में, सॉरी नोकरेक आता है मेघालय में। ओके, गारो हिल्स पे नोकरेक है, याद रखना। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में आएगा। मानस ये तो आसाम में ही है, मानस मानस रिवर हमने देखा था। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु के पास है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। ग्रेट निकोबार निकोबार के पास रहेगा। सिंपलीपाल, सिंपलीपाल ओडिशा में है। दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा आसाम अरुणाचल में है। सॉरी, दिब्रू साइखोवा डिब्रूगढ़ आपने सुना होगा, तो वो आसाम में। दिब्रू साइखोवा आसाम में। और दिहांग दिबांग हमने देखा था ना, दिहांग ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है अरुणाचल में। तो दिहांग कहां पर है, अरुणाचल में। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, नाम सेम ही दिखते हैं, दिब्रू साइखोवा। दिब्रू डिब्रूगढ़ से याद रखो, वो रेलवे का लास्ट स्टेशन है आसाम में। ओके, डिब्रूगढ़, दिब्रू साइखोवा वहां तक रेलवे जाती है। ओके, दिहांग दिबांग, दिहांग ये दिहांग से याद रखो। मैं इसको ऐसा याद रखा था, अरुणा है ना, अरुणा, अरुणा दीदी, हमारे इधर बहन को दीदी कहते हैं, बड़ी बहन को अरुणा दीदी। तो दीदी से दिहांग दिबांग, और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। ओके, दिब्रू साइखोवा आसाम में। पंचमरी ये आता है आपका छत्तीसगढ़ एमपी, एमपी बोर्ड एमपी में आता है। ओके, कांचनजोंगा ये हमने देखा था, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, सिक्किम में आता है, सिक्किम नेपाल बॉर्डर। अगस्ती मलाई ये तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे अगस्ती मलाई। अचानक मार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर पे है। ओके, कच्छ, रन ऑफ कच्छ हम सुनते हैं बार बार, ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ। कोल्ड डेजर्ट, ओके, कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो याद रखना ये लद्दाख में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके, कोल्ड डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश, याद रखो। शेषाचलम, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम। इसको कैसा याद रखेंगे, हम कहते हैं ना आंधी चली। ओके, आंधी चली, चली से चलम शेषाचलम, और आंधी से आंध्रा। और उसके बाद है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना गोल्ड माइन हमने पढ़ा है, तो पन्ना जो माइन है, सॉरी पन्ना डायमंड माइन है, और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो पन्ना वाला जो रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसको एक दो बार पढ़ लिए तो याद रहता है, एटलीस्ट कौन से स्टेट में है लोकेशन तो भी हमको पता रहना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को, ये आया समझ में बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। जी सर। ठीक है,
अभी मैप में देखा जाए तो ऐसा दिखेंगे। कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, सब लोग एक एक बार अपने अपने दिल में पढ़ लो। कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कांचनजोंगा, मानस, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइखोवा, नोकरेक, सुंदरबन, सिंपलीपाल, अचानक मरा अमरकंटक, पंचमरी, रन ऑफ कच्छ, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, अगस्त्य मलय, ग्रेट निकोबार। ऐसे कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उसमें से जो 12 हैं, 12 आर रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को अंडर मैप। मैप, ये 12 ही हैं जो रिकॉग्नाइज है। द साइट्स ऑफ इंक्लूडेड इन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये हमने देखे, ये पूरा यहाँ पे दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व के और डिटेल में, इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टैब्लिश 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये पूरे हैं यहाँ पर दिए हुए। हाँ, और ये लेटेस्ट वाला हमको पता रहना चाहिए। लेटेस्ट वाला जो है पन्ना है, मतलब जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। लेटेस्ट वाला पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने मैप के अंडर में इंक्लूड किया है। ओके, तो ये हमको पता रहना चाहिए, पन्ना टाइगर रिजर्व रिसेंटली एडेड इनटू द लिस्ट ऑफ मैप। ओके, इसके बाद देखो बायोस्फीयर रिजर्व तो देख लिए, पंचमरी, सिंपलीपाल, सुंदरबन, अगस्त्यमलय, गल्फ ऑफ मन्नार। हम्म, तो इस तरीके से यहाँ पर फिर अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ये सॉइल के बारे में, सॉइल, मिट्टी जिसको हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, और उसके बाद फिर ये सारे सॉइल के कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह इनके बारे में है, और देन टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है सॉइल जो है उसके जो टाइप्स रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, उससे पहले थोड़ा सा पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर के बारे में ये दिया गया है। ये देखो, इफ वी डिग a pit on the land and look at the soil, we find that it consists of three layers, which are called as horizons. Horizon A, topmost zone, where organic material have got incorporated with the mineral matter, nutrient water, which are necessary for the growth of plant. Then हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन ए रहता है सबसे पहले। उसके बाद क्या है, हॉरिजॉन बी, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हॉरिजॉन ए हॉरिजॉन सी, एंड कंटेन्स द मैटर derived फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम above. फिर it has some organic matter in though although the mineral matter is noticeably weathered. Horizon C is composed of loose parent material. This layer is the first stage in the soil formation process and eventually forms the above two layers. Okay, सॉइल किससे बनती है? सिंपल पत्थरों से बनती है। जो रॉक्स रहते हैं, पेरेंट रॉक, उसका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ विंड, एयर, वाटर, टेम्परेचर, और उसका वेदरिंग इरोजन होने के बाद फिर और पत्थर से मतलब सॉइल तैयार होती है। ओके, अब इसके मैं डायग्राम बना देता हूँ। ओके, सपोज ये हमारा मतलब ये सॉइल, ये जमीन को आपने कुछ डेप्थ तक खोदा, ठीक है, तो ऐसा आपको जमीन के अंदर लेयर्स दिखेंगे सॉइल के। ये सबसे टॉप वाला लेयर रहता है, फिर नीचे और एक लेयर मिलेगा, फिर और एक लेयर मिलेगा, फिर ये एक लेयर मिलेंगे। ओके, तो ये जनरली ये जो सबसे ये लेयर, इसको ए कहते हैं, ए लेयर कहते हैं, टॉप मोस्ट लेयर, फिर बी, और उसके बाद फिर ये सी लेयर रहता है। ओके, ये हम क्रॉस सेक्शन, तो मतलब ऐसा केक को जैसा कट करते हैं ना, वैसा अगर हम जमीन को कट करें तो ऐसे सॉइल के लेयर्स दिखते हैं हमको। ओके, अब देखो ये जो ऊपर वाला लेयर रहता है, दरअसल ये और एक ऊपर लेयर रहता है, इसको हम ओ कहते हैं, ओ। ये जितने भी लेयर इनको हॉरिजॉन कहते हैं, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ऐसा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन। ओ जो लेयर रहता है, इसमें रहता है ह्यूमस। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है, पत्ते, लीव्स वगैरह, उसको ह्यूमस कहते हैं। अब उसके बाद ए हॉरिजॉन में क्या रहता है, ह्यूमस भी रहता है, ओके, प्लस मिनरल्स वगैरह ये सब रहते हैं, ह्यूमस, मिनरल्स, और इसी तरीके से वाटर रहता है, न्यूट्रिएंट रहते हैं।
ओके, बी हॉरिजॉन में क्या रहेगा, यहाँ पर ये ट्रांजिशन जोन रहता है और इसके अंदर मतलब ज्यादा ह्यूमस अब कम रहेगा, लेकिन वेदर्ड रॉक, जो नीचे को वेदर्ड रॉक मटेरियल जो रहते हैं वो मिलेगा। ओके, वेदर्ड रॉक मटेरियल। और जो उसके नीचे का जो रहता है सी, सी में क्या मिलेगा हमको, कंपोज ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल। अब सपोज सी के यहाँ नीचे और जमीन बहुत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेवी रॉक्स है। ओके, तो हेवी रॉक्स पे उससे पहले लेयर सी बनेगा, मतलब ये पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक रहता है नीचे। पेरेंट रॉक के बाद ये लूज 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 पेरेंट रॉक से सी हॉरिजॉन बनता है। ओके, फिर उसके बाद ये और फिर से फाइन हो जाते हैं पार्टिकल्स, और फिर वेदर्ड रॉक स्मॉल पार्टिकल से बी हॉरिजॉन बनता है, फिर और ये रिफाइन होके ए हॉरिजॉन बनता है। इसमें ह्यूमस भी ऐड होता है, और जो ओ है वो अपर टॉप मोस्ट, ये इसमें बस मतलब ह्यूमस रहता है। ओके, तो इस तरीके से सॉइल के हॉरिजॉन्स है। ऐसा अगर सॉइल की जब हम स्टडी करते हैं इसका क्रॉस सेक्शन लेके, तो इसको क्या कहते हैं हम, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ओके, ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी रहती है सॉइल की, इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ओके, ये चीज है, ये समझ लेना। ओके, अब इसके बाद देखो और एक टर्म आती है, जो हमको पता रहना चाहिए, हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। एक रहता है सॉइल टेक्सचर, टेक्सचर टेक्सचर आपने हमेशा सुना होगा। ओके, अगर आप कहाँ पर भी एक सॉइल उठाते हो, तो सॉइल में क्या है, आपको ये बहुत सारे से एकदम बारीक बारीक पार्टिकल्स मिलेंगे, फिर कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। ओके, इतने मोटे नहीं रहते, इससे छोटे रहते हैं, और फिर उससे भी ज्यादा बड़े मिलेंगे पार्टिकल्स। तो ये जो सबसे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, इसको कहते हैं हम क्ले कहते हैं। ओके, इससे जो बड़े वाले रहते हैं इसको हम सिल्ट कहते हैं, और इससे जो बड़े वाले रहते हैं इसको हम सैंड कहते हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले। जैसे जैसे साइज कम होता है, सैंड का कन्वर्ट सिल्ट में होता है, सिल्ट कन्वर्ट होती है क्ले में। क्ले सबसे अच्छी सॉइल रहती है, सबसे फाइन सॉइल रहती है। ओके, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनका साइज भी आता है, मतलब इनका डायमीटर वगैरह, तो वो अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। बस इतना याद रखो, सैंड, सिल्ट, क्ले मिलके सॉइल बनती है। अब कोई भी एक पर्टिकुलर सॉइल में कितना परसेंटेज सैंड है, कितना परसेंटेज सिल्ट है, कितना परसेंटेज क्ले है, इसकी जो स्टडी रहती है इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल टेक्सचर कहते हैं। सॉइल टेक्सचर मतलब सॉइल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है, कितना परसेंट क्ले है, इसको हम कहेंगे सॉइल टेक्सचर। ओके, ये आए समझ में आप लोगों को, यहां तक जी क्लियर है, सॉइल प्रोफाइल और सॉइल टेक्सचर। ठीक, अब ये तो देख लिया हमने, इसके बाद देखो और क्या है। हम्म, अब हम देखेंगे सॉइल के टाइप्स। पर उससे पहले सॉइल जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो 5 फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में मैटर करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को ये अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल किस टाइप का है, इससे सॉइल के प्रॉपर्टीज डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना जो बसाल्ट रॉक है, बसाल्ट रॉक डेक्कन प्लेटू पे, तो इससे क्या है, सॉइल बनती है। 2 टाइप के सॉइल बनते हैं, एक तो है रेड सॉइल बनेगी या फिर ब्लैक सॉइल बनेगी, रेड या ब्लैक बनेगी। ओके, तो पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है किस टाइप की सॉइल रहती है। दूसरा देखो, क्लाइमेट। क्लाइमेट भी इम्पैक्ट करता है रॉक सॉइल फॉर्मेशन पे, जैसा टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर एरिया है जहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, गर्म भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, जैसा राजस्थान वाला एरिया ले लो, तो वहां पे रॉक का जो इरोजन है वो फास्ट होगा, तो सॉइल फॉर्मेशन भी फास्ट होगा। इसी तरीके से प्रेशर रहता है, विंड की स्पीड रहती है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर भी ज्यादा रहा तो एयर इसका इरोजन वगैरह फास्ट होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट भी इंपैक्ट करता है, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट। देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको पता है, मोल
मोल या चूहा या सांप, ये लोग क्या है, जमीन के अंदर घर बना के रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर घर बनाने के लिए वो वहां पे वो रॉक का वियर एंड टीयर करते, वहां के जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर, उनके अंदर होल तैयार करते। तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो है। और इससे क्या है, सॉइल बनेगी, बाद में वो पार्टिकल और छोटे होंगे और छोटे होंगे, सॉइल बनेगी। इसी तरीके से जो प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं, ये भी बड़े बड़े रॉक्स को पेनिट्रेट करते, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते, उससे सॉइल बन जाती है। ये भी हो गया। इसी तरीके से हम भी बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। हम बुलडोजर चलाते हैं, ओके, रोड बनाते हैं, तो ऐसे वक्त में भी बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, सॉइल बन जाती है। तो ये भी क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है। इसी तरीके से रिलीफ, रिलीफ, हाँ, रिलीफ भी मैटर करती है। कोई रीजन है, समझो कोई एरिया है, और वहां पे मतलब बहुत ही रफ एरिया है, ऐसा 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 है, तो इस पे क्या होगा समझो, मतलब रॉक्स वगैरह ये सारे जो है ना, फास्ट इरोजन होता है, क्योंकि वो स्लाइड्स हो, लैंडस्लाइड वगैरह ज्यादा होंगे। फिर रिवर के साथ जो आ रहे हैं वाटर, ये सैंड पार्टिकल, वो मतलब उनका भी फ्रिक्शन वगैरह ज्यादा होगा, जहाँ पे रफ एरिया है। जहाँ पे प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इरोजन वगैरह थोड़ा सा स्लो स्पीड से होगा। तो ये रिलीफ रिलीफ जो स्लोप वगैरह रहता है, टोपोग्राफी रहता है, वो भी मैटर करती है। इसी तरीके से टाइम, ओके, टाइम ये भी फैक्टर है। अगर अच्छी सॉइल बनना है, तो वो अगर जो सॉइल एक लॉन्ग टाइम लेकर बनती है, स्लोली स्लोली, तो वो हाई क्वालिटी की सॉइल रहती है। तो इस तरीके से टाइम भी एक फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है। तो ये 5 ही फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, ये याद रखना। और ये किसने दिया था? तो एक जेनी नाम का साइंटिस्ट था, जेनी, ओके, इसने ये दिया था सॉइल फॉर्मेशन का ये फॉर्म फैक्टर। तो इसलिए इसको क्या होते हैं, जेनी फॉर्मूला भी कहते हैं, जेनी फॉर्मूला। इसने सॉइल फॉर्मेशन के 5 फैक्टर दिए थे। अब देखो, ये जो 5 फैक्टर है ना, इनको 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। एक तो रहता है एक्टिव, एक्टिव फैक्टर, और दूसरा है पैसिव। एक्टिव मतलब जो खुद जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मतलब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं बोलूंगा, एक्टिवली जो खुद से एक्शन करते हैं। और पैसिव मतलब ये खुद से कोई एक्शन नहीं करते, ओके, लेकिन फिर भी सॉइल फॉर्मेशन में रोल है। जैसा फॉर एग्जांपल, एक्टिव फैक्टर, ये अपना जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ओके, ये एक्टिव होता है। इसी तरीके से क्लाइमेट है, जैसा रेनफॉल वगैरह, ये सारे ये भी एक्टिव फैक्टर है। ये एक्टिव मतलब खुद होके डिसइंटीग्रेशन करते हैं रॉक का। पैसिव फैक्टर जैसा टाइम, ये तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, ओके, टाइम है। फिर इसी तरीके से पेरेंट मटेरियल, ये खुद से कुछ कोई काम नहीं करेगा जब तक ये ऊपर वाले फैक्टर उस पर एक्ट नहीं होते। पेरेंट रॉक, टाइम है, पेरेंट रॉक है, और एक कौन बचा, रिलीफ, रिलीफ भी पैसिव फैक्टर है, ओके। ये 2 एक्टिव हैं, बाकी के पैसिव हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा हमको पता है, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे सॉइल के टाइप। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, अरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सारे जो है सॉइल के टाइप्स हैं जो हमारे इंडिया में मिलते हैं, ओके। अब एम ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके, हाँ, तो देख मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। सॉरी। तो हम ये सॉइल के टाइप्स हम देख रहे थे, ओके। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लैटेराइट, अरिड, टाइप्स ऑफ सलाइन, सॉइल। पीटी। हाँ हाँ, आवाज अच्छा, कोई ये अनम्यूट है किसी का, म्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो, जो सबसे जो फर्टाइल रहती है सॉइल, वो रहती है एलुवियल सॉइल, ओके। एलुवियल सॉइल ये सबसे फर्टाइल है, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है और उसके प्रॉपर्टीज। एलुवियल सॉइल के बारे में देखो क्या दिया है। एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड,
इन नदर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। जहां पर भी रिवर वैलीज रहेंगे तो वहां पर आपको ये एलुवियल सॉइल मिलेंगे। ओके। और खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में ये काफी ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहां पे गंगा है, यमुना है, बड़े बड़े रिवर्स हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, द एलुवियल सॉइल्स। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंडिया में मिलती है एलुवियल सॉइल, अराउंड 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो एरिया है उसमें से 40% एरिया एलुवियल सॉइल का है। ओके। हम एक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, उसमें उसने स्टेटमेंट क्या दिया देखो, एलुवियल सॉइल इज फाउंड ओवर मोर देन 50% ऑफ लैंड एरिया इन इंडिया। ये सही है कि गलत है स्टेटमेंट? फिर से बोल रहा हूं, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन मोर देन 50% ऑफ लैंड एरिया इन इंडिया। तो सही है गलत है? सिंपल है, सामने पढ़ के भी आप जवाब दे सकते हैं। गलत है सर, क्योंकि सामने 40% है। हाँ 40% है, वो क्या बोल रहा है, मोर देन 50%। ये यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है, वो कोई चीज कम है तो उसको क्या बोलेगा, 50% से ज्यादा है, ऐसा भी दे देगा। ओके। तो हमको ये चीज पकड़ने आनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट में कौन से वर्ड पे गड़बड़ कर रहा है, कौन से वर्ड पे खेल रहा है। ओके, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ओके। अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये डिपोजिशनल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम। रिवर जैसा फ्लो होते हैं ना, तो उनके बीच में जो भी पत्थर आते हैं उसको क्या करते हैं, वो वेदरिंग करते, और फिर जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल है उनको अपने साथ लेकर आते। वो रॉक पार्टिकल्स ओवर द पीरियड सॉइल में कन्वर्ट होते और वो सॉइल बन जाती, डिपॉजिट होते और सॉइल बनती, तो उसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। ओके। तो इसमें देखो, द पेनिसुला रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टा। एक तो नदर्न प्लेन में ज्यादा है, दूसरा अपना पेनिसुला जो प्लेटू है उस पर भी मिलते हैं। जनरली जो डेल्टा रीजन है, जैसा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, डेल्टा मतलब जहां पे रिवर ओशन को मिल रही है वहां पर, तो वहां पर भी ये मिलेंगे। ठीक है। एलुवियल सॉइल के बारे में देखो बहुत सारी और भी चीजें, पर अभी इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है इंडिया की, ये याद रखना। ओके। जनरली सॉइल में जो मिनरल चाहिए ना हमको, एनपीके जिसको कहते हैं, ये सबसे ज्यादा रहना चाहिए, ये रहना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन इंडिया में इशू क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, इंडिया के जितने भी सॉइल है, मेजर सॉइल, ये नाइट्रोजन डिफिशियंट है। इवन एलुवियम भी क्या है, नाइट्रोजन डिफिशियंट। और नाइट्रोजन तो इंपॉर्टेंट मिनरल है। अब होता क्या है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से हमको फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। फार्मर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है यूरिया। यूरिया फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होता है इंडिया में। ओके, याद रखो। जनरली इनका जो रेशियो रहता है ना, ये 4:2, 2:1, ये रेशियो में ये फर्टिलाइजर लेना चाहिए एनपीके। पर यहाँ पर हमारे इंडिया में 8:2, 3:1 ऐसा कुछ रेशियो है, मतलब इतना ज्यादा यूरिया लिया जाता है। ओके, तो ये चीज समझो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ब्लैक सॉइल। ओके। ब्लैक सॉइल ये ज्यादा तो मिलेगा आपको डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा। ओके। और इसमें क्या है, इन द अपर रीचेस ऑफ गोदावरी कृष्णा के एरिया में भी कुछ मिलता है। ये मैप हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ओके। और दिस सॉइल्स मतलब जो ब्लैक सॉइल है, दे आर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसका नाम और एक है, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल का एरिया है महाराष्ट्र गुजरात, यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन ज्यादा होता है। ये सॉइल कॉटन के लिए यूजफुल है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। ओके। फिर इसी तरीके से देखो, इसकी और कुछ प्रॉपर्टी है। दे स्वेल, मतलब जब इसके अंदर पानी जाता है तो ये स्वेल, स्वेल मतलब फूगना, स्वेल हो जाती है, बिकम स्टीपी, चिकट रहते हैं। और जब ये ड्राई होते हैं तो ये श्रिंक हो जाती है, मतलब एकदम श्रिंक करेंगी। तो इससे क्या होता है, ड्यूरिंग ड्राई सीजन दिस सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स। जब ड्राई सीजन मतलब समर रहता है तो यहाँ पर ये सॉइल में वाइड क्रैक, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी, सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी।
ओके, जब समर में देखना जहां पर ब्लैक सॉइल रहते हैं वहां पर बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं लैंड जमीन में, तो उसको कहते हैं सेल्फ प्लोइंग प्रकृति। ऐसा लगता है कि इसको अभी प्लोइंग किया हुआ है। ओके, यहाँ पर शायद फोटो भी दी होंगी, ये देखिए फोटो देखो, ऐसे क्रैक्स आते हैं, तो सेल्फ प्लोइंग। दूसरी एक बात याद रखना, ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें मतलब जब पानी जाता है ना तो एकदम ये चिकट हो जाती है। ओके, और ये पानी जब एक बार जज्ब करती है तो आगे नहीं जाने देती है। तो ऐसे ये जो प्रॉपर्टी है टू होल्ड वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। और ये जो सॉइल है इसको इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब एक बार इसमें पानी आ गया ना, ये आगे फ्लो नहीं होने देंगे और नीचे नहीं जाने देंगे। ओके, ये याद रखना, इम्परमिएबल सॉइल है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 नंबर पे रेड एंड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल ये कहाँ पे? रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में, मतलब जैसा आंध्रा है, तेलंगाना है, ईस्ट में और साउथ में ये मिलेंगे। ओके, रेड इसका कलर है इसलिए इसको रेड कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है? आयरन, आयरन ज्यादा रहता है। आयरन का रेड कलर रहता है। आयरन ऑक्साइड टाइप से इसमें ज्यादा रहता है, इसलिए इसको रेड कलर आता है। ठीक है। और उसके बाद और एक सॉइल आती है लैटेराइट। लैटेराइट सॉइल देखो ये भी दिखने में रेड ही दिखेंगी, लेकिन ये प्योर रेड नहीं रहती है। इसका कलर रहता है ब्रिक लाइक। ईट, ईट जो रहती है ना हमारा, ईट, ईट करी कलर जिसको हम कहते हैं, ये तो ऐसा रहता है लैटेराइट सॉइल। अब ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है लैटेराइट में, लैटेराइट सॉइल पे। ये कहाँ पे मिलेंगी? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट है। ओके, वेस्टर्न घाट, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, सपोज यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर क्या टेम्परेचर भी ज्यादा है, रेनफॉल भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर लैटेराइट सॉइल बनती है। तो ये यहाँ पर एक टर्म और एक आती है, दे आर रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेस। लीचिंग यहाँ पर ज्यादा होती है। लीचिंग का मतलब होता है मिनरल्स का सॉइल में से बह के चले जाना। सॉइल में से ज्यादा बारिश होती है और ये स्लोप पे है, तो मिनरल सॉइल पानी में मिक्स हो जाते हैं और बह के चले जाते हैं। इसको लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, जब बारिश होती है, लाइम एंड सिलिका आर लीच अवे, सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट। ये जो सिलिका और लाइम ये तो मिक्स होते हैं पानी में और बह के चले जाते हैं, पर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम वैसे ही रहते हैं। और आयरन ऑक्साइड की वजह से उसको रेड कलर भी, ब्रिक कलर आता है। ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ही कम है। ओके, और ऑर्गेनिक मैटर, एनपीके भी इसमें कम रहे। ऑर्गेनिक, दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इसमें पुअर है, और आयरन ऑक्साइड, पोटेश ज्यादा है, सब बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये लैटेराइट सॉइल के बारे में था। अब हमको इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से रीजन में कौन सी सॉइल मिलती है, ये जो मैप है इससे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले जो एलिवियल सॉइल है वो देखते हैं कहाँ कहाँ मिल रही है। ये देखो ये एलिवियल सॉइल है हमारी, ये पूरी का पूरी एलिवियल सॉइल है। सबसे ज्यादा 40% इंडिया में एलिवियल सॉइल है, जो नदर्न प्लेन में मिलती है ज्यादा। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है रेड सॉइल है। रेड सॉइल भी देखो ये पूरे रीजन, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर रेड कलर वाला पार्ट पूरा रेड सॉइल है। फिर जो ब्लैक सॉइल है हमारी, ये ब्लैक सॉइल मिलेंगी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ये वाले रीजन में। ओके, फिर और एक सॉइल हमने देखी थी लैटेराइट सॉइल, ये जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर लैटेराइट सॉइल है जहां पर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर है। ओके, और जो माउंटेन रीजन रहता है ना, ये यहाँ पर ऊपर, ये यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल, यहाँ पर फॉरेस्ट है इसलिए इसका नाम भी फॉरेस्ट सॉइल ऐसा दिया गया है। ओके, और डेजर्ट में क्या है, अरिड सॉइल मिलती है, अरिड। ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं, बस एलिवियल, रेड, ब्लैक एंड लैटेराइट, ये 4 सॉइल के टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता रहना चाहिए। ओके, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा एलिवियल सॉइल है, उसके बाद आएगा एलिवियल, एलिवियल के बाद है रेड, रेड के बाद है ब्लैक। ओके, सेकंड पे रेड है। हाँ, ठीक है।
फिर सॉइल और वो कौन से मिनरल में रिच है, इस पर भी कभी कभार पूछ लेते हैं। जैसा एलिवियल सॉइल की अगर बात किए तो एलिवियल में पोटेश ज्यादा रहता है, पोटेश, जिसको हम के एनपीके में जो के है ना, के इसमें ज्यादा रहता है, पोटेश। लैटेराइट सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम रहता है, बाकी के जो मिनरल्स हैं पानी के साथ बह के चले जाते हैं। डेजर्ट सॉइल की अगर बात करते हैं तो डेजर्ट सॉइल में फॉस्फोरस ज्यादा रहता है, जो एरिड सॉइल है ना वहां पे फॉस्फोरस रहता है। ओके, इसी तरीके से जो ब्लैक कलर है ब्लैक सॉइल का, ये है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट, एक कंपाउंड है उसकी वजह से। और रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू हेमटाइट, हेमटाइट आयरन है उसकी वजह से है। तो इसको एक बार आप पढ़ लिए तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद, ये समझ में तो आ रहा है ना सॉइल वाला पार्ट, सॉइल यस वाली सर। चीजें आ रही समझ में? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा मतलब सॉइल, उसके अलग अलग टाइप्स, ये हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, और जो दूसरे एक सलाइन सॉइल भी टाइप रहता है, जब मतलब सलाइन, सलाइनिटी, जब हम सॉइल के अंदर जिसको क्या कहते हैं हम, साल्ट वगैरह कंटेंट बढ़ जाता है, तो वहां पे सलाइन सॉइल तैयार होते हैं। सलाइन सॉइल कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात में, जैसे जो रन ऑफ कच्छ वगैरह है ना, वहां पर मिलेंगे। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सुंदरबन में मिलेंगे। और इसी तरीके से अभी ये पंजाब हरियाणा रीजन में भी मिल रही है सलाइन सॉइल। वहां पे तो एलिवियल थी, पर अब सलाइन मिल रही है। क्यों सलाइन मिल रही है? क्योंकि वहां पर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है। फर्टिलाइजर में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, ये मिनरल जमीन के अंदर चले जाते हैं पानी के जरिए, और सॉइल वहां की सलाइन हो जाती है। ओके, तो ये चीज समझ लेना, सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल। ओके, फिर एक पीटी सॉइल रहती है। पीटी मतलब जो कोल का पीट रहता है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइटिक, कोल के टाइप्स हैं। तो ये पीटी सॉइल मतलब ये भी एक टाइप है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, पीटी सॉइल को छोड़ सकते हैं, फॉरेस्ट सॉइल भी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, यहाँ पर एक टर्म आती है सॉइल इरोजन, ये हमको पता रहना चाहिए। ओके, सॉइल इरोजन यहाँ पे सिंपल टर्म में दिया गया है। सॉइल इरोजन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ, आ रही है? एम ऑडिबल? आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ, एक्चुअली वो खत्म हो गया था, दूसरे सिम से ऑन किया। तो मैं देखो आप, ये मैं एक बताना चाह रहा था, जो टेरेस ना, टेरेस फार्मिंग क्या रहती है उस, डायग्राम दिख रही है? ये आपके स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये दिख रहे ना यस स्टेप्स, सर। स्टेप्स में कैसा ये, हाँ, प्लोइंग के किस टाइप में किए हैं। तो इससे ऐसे स्टेप में इसकी ऐसे, इससे क्या होता है, इरोजन वगैरह कम होगा, इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। या फिर और ये कंटूर बंडिंग वगैरह, ये सारे टर्म्स आते हैं। तो ये सारे ऐसे ही हैं, इसके इसके टाइप्स रहते हैं। ओके, तो ये चीजें हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सॉइल इरोजन हमने देख लिया, फिर सॉइल के टाइप्स भी देख लिए, सॉइल कंजर्वेशन के तरीके भी देख लिए। ओके, एक और कुछ टर्म्स हैं जो जब हम सॉइल इरोजन पढ़ते हैं ना, सॉइल इरोजन में जब देखो जनरली इरोजन जो होता है, वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाटर मतलब रेनफॉल वगैरह। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जब सपोज रेनफॉल आया, बारिश आ गई, ये आपका लैंड है, तो जब पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो एकदम जो ऊपर के जो पार्टिकल्स रहते हैं कुछ सॉइल के, वो आसपास बिखर जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से, इसको क्या कहते हैं, स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन कहते हैं, स्प्लैश इरोजन। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, जब बारिश थोड़ा सा तेज हो जाता है और जमीन के ऊपर से पानी बहता है, तो जो लूज पार्टिकल्स थे सॉइल के एकदम अपर लेयर, वो बह के चले जाता है। इसको कहते हैं शीट इरोजन, कहते हैं शीट, स्प्लैश, शीट। उसके बाद देखो स्प्लैश हो गए, शीट हो गए, फिर ऐसा होता है, मतलब कोई एरिया में से
ये यहाँ से ये फार्म है आपका, और बीच में से बहुत सारी सॉइल निकल के चले जाती है थोड़े से एरिया में से। इसको कहते हैं रील इरोजन। रील मतलब ये कुछ हिस्सा वहां से सॉइल ज्यादा अमाउंट चले जाती है। फिर एक गली रहती है, गली इरोजन। जब रील बड़ी हो जाती है, वो ऐसा गटर टाइप में दिखेंगे, गड्ढा टाइप में, और वहां से पूरा सॉइल चले जाता है, इसको गली कहते हैं। तो इनको अरेंज करो बोल के आता है एज पर इंटेंसिटी ऑफ सॉइल इरोजन। तो सबसे कम है स्प्लैश, फिर शीट, फिर रील, फिर गली। स्प्लैश, शीट, रील और गली। ओके, ये चारों सीक्वेंस हमको याद रहना। ओके, इरोजन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब हमारा लास्ट यूनिट बचता है, जो कि अभी ये नेचुरल, और उसका नाम क्या है, नेचुरल डिजास्टर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। बस आज इतना ही हम चैप्टर देखेंगे, इसके बाद हम, ठीक है, तो बस समझो, फिर आज हमारी 11th एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। ओके, इसको अच्छा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या दिया, नेचुरल हजार्ड्स, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो हमको पहले एक डिफरेंस समझ, हजार्ड क्या रहता है, डिजास्टर रहता है, वगैरह। तो देखो हजार्ड मतलब क्या, मतलब क्या रहता है, थ्रेट रहे, थ्रेट किसी चीज से, थ्रेट रहना, तो उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे। ओके, देन उसके बाद पहले तो हजार्ड हमने देखा, उसका दूसरी टर्म आती है वल्नरेबिलिटी, है नीचे दिया है। वल्नरेबिलिटी ये क्या बताता है, ससेप्टिबिलिटी टू अ हजार्ड। सपोज फॉर एग्जांपल, कोविड, अभी पैंडेमिक आया, तो एक कोविड क्या था, एक थ्रेट था हमारे लाइफ के लिए। फिर इसमें देखा जाए वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल कौन थे, जैसा कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, तो ये क्या वल्नरेबिलिटी इनकी ज्यादा थी ये कोविड डिसीज को। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी मतलब कौन कितना ज्यादा प्रोन है कोई हजार्ड को। ओके, और जब ये हजार्ड एक्ट होता है वल्नरेबिलिटी में, मतलब जब ये थ्रेट एक्ट होती है वल्नरेबिलिटी पे, तो वो कन्वर्ट होता है डिजास्टर में। जब कोविड हुआ बूढ़े लोगों को, कमजोरों को, तो उनकी डेथ हो गई, तो अब वो क्या बन गया, डिजास्टर बन गया। ओके, तो डिजास्टर मतलब क्या, व्हेन हजार्ड एक्ट्स ऑन वल्नरेबिलिटी। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ लाइव्स एंड वेल्थ, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड वेल्थ जब होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। ओके, तो डिजास्टर के दो क्राइटेरिया हैं, एक तो हजार्ड एक्ट होना चाहिए वल्नरेबिलिटी पे, तभी चलेगा, उसको डिजास्टर कहेंगे, और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स होना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं मून पर अर्थक्वेक हो गया, ओके, या फिर अंटार्कटिका पे अर्थक्वेक हो गया, तो इसको हम डिजास्टर कहेंगे क्या, मून पे अर्थक्वेक हो गया, इसको हम क्या डिजास्टर कहेंगे। डिजास्टर का क्राइटेरिया क्या नहीं। है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स होना चाहिए, ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी को नुकसान होना चाहिए, तो उसको तो नहीं, उससे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा समझ लेना। फिर हजार्ड नेचुरल भी रहते, मैन मेड भी रहते। नेचुरल हजार्ड जैसा अभी, अब फॉर एग्जाम्पल कहीं साइक्लोन आ गए, फ्लड आ गए, ड्रॉट आ गया, ये नेचुरल हजार्ड है। मैन मेड हजार्ड कौन से रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ओके, या फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, ये सारे क्या मैन मेड हजार्ड में डिजास्टर्स। तो ये चीजें हमको बम ब्लास्ट। याद था। प्लस भी मैन मेड डिजास्टर है, तो ये सारी। अब इसके बाद नेचुरल हजार्ड हमने देखा, डिजास्टर देख, फिर इसके बाद और क्या, यहाँ पर भी कुछ नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन, एज कंपेयर टू नेचुरल डिजास्टर relatively sudden, cause large scale death, loss of property, disturbance to social system, and life over which people have or no control. Any event can be classified as disaster when of destruction and damage it vary है। तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पैमाने पे जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर। ओके, जब थोड़ा क्रैश आ गई तो उसको हम डिजास्टर नहीं कहेंगे। ओके, ये चीज। इसके बाद देखो
हजार्ड क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंस इन नेचुरल इन्वायरमेंट हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी। हाँ, थ्रेट रहती है जब पोटेंशियल हार्म रहता है तो उसको hazard, जब एक्चुअल में वो होता है, अक्रोरेंस होता है तो उसको कहते हैं। ओके, ये फिर देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फेमस नेचुरल डिजास्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सोवियत यूनियन में ये क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, 1,10,000 लोग मारे गए थे 1948 में, जैसा यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसके बाद देखो चाइना में भी मतलब अर्थक्वेक आया, कई सारे अर्थक्वेक आए। फिर 2004 में क्या आया था, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चाइना, सुनामी आया था, अराउंड 5 लाख लोग मारे गए। ओके, 5 लाख। ठीक है, इसके बाद देखो और जैसे पाकिस्तान, इंडिया में अर्थक्वेक भी आया था, अर्थक्वेक वगैरह तो ये सारे हम हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे क्लासिफिकेशन दिए नेचुरल हजार्ड्स का। तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन ओरिजिन, अगर एटमॉस्फेयर से ओरिजिन हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक हजार्ड कहेंगे, डिजास्टर कहेंगे। टेरेस्ट्रियल, जमीन के ऊपर से हो रहा है तो टेरेस्ट्रियल, पानी के ऊपर से हो रहा है तो एक्वेटिक, और बायोलॉजिकल, अगर ह्यूमन एनिमल्स की वजह से हो रहा है तो उसको बायोलॉजिकल। एटमॉस्फेयर से जो नेचुरल, एग्जाम्पल लाइटनिंग, बिजली का गिरना, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ड्रॉट्स हैं, हेल स्टॉर्म, बर्फ वगैरह गिरता है, लू, कोल्ड वेव्स, ये सारे एटमॉस्फेरिक हैं। टेरेस्ट्रियल, धरती के ऊपर से या नीचे से, धरती से जो ओरिजिन होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ये सारे नेचुरल डिजास्टर, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। एक्वेटिक, एक्वेटिक की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा हमारा, फ्लड आएंगे। ओके, टाइडल वेव्स, ओशन करंट, सुनामी। और अगर बायोलॉजिकल की अगर बात करते हैं, जैसा कि एक लोकस्ट अटैक हुआ था 2-3 साल पहले, याद है? वो टिड्डे, टिड्डे जिसको कहते हैं, वो आ रहे थे पूरा और खेती पूरी खा रहे थे। ओके, अफ्रीका से आए थे, इंडिया तक पहुंच गए थे। ओके, फिर यस सर। डिसीजेस होते हैं, हाँ याद है ना? तो वही चीज, वो टिड्डे जिसको कहते हैं। फिर वायरल डिसीज जैसा कोविड वगैरह है, वायरस की वजह से, तो ये बायोलॉजिकल डिजास्टर है। बैक्टीरियल डिसीजेस वगैरह, बर्ड फ्लू, डेंगू वगैरह, ये सारे क्या है, डिजास्टर है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे डिजास्टर बार बार आ रहे, तो ग्लोबल लेवल पे सारे वर्ल्ड की कंट्रीज ने एक मीटिंग की और उसमें डिसाइड किया गया कॉमन स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, कैसे हम डिजास्टर को टैकल करें। ओके, तो सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हुई थी 1994 में, जिसको हम कहते हैं योकोहामा, योकोहामा स्ट्रेटेजी, जापान। जापान में देखो सबसे ज्यादा डिजास्टर जापान में आते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, तो इसलिए वो जापान, लेकिन जापान ने एक डिजास्टर रिजिलियंस डेवलप किया है। तो कॉन्फ्रेंस भी अक्सर वहां पर ही होते हैं डिजास्टर रिलेटेड। तो 1994 में हुई थी और उस वहां पर योकोहामा स्ट्रेटेजी ये डिक्लेयर की गई। मतलब इसमें क्या था, कैसे हम टैकल करें डिजास्टर को। उसके बाद देखो करीब 10 साल बाद 2005 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस होती है, ह्यूगो, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कहते हैं। ये भी किससे रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, फिर ये थी 10 साल के लिए। फिर 2015 में नई स्ट्रेटेजी आती है, सेंदाई फ्रेमवर्क किसको कहते हैं। ये लेटेस्ट वाली यही है, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एप्लीकेबल है 2015 से 30। इसका मतलब अगली जो समिट होगी 2030 में होंगी। क्वेश्चन क्या आएगा, सेंदाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू, नीचे देगा फार्म मैनेजमेंट, ये सैक, फॉर्म मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिसीज कंट्रोल वगैरह ऐसा, तो आप टिक करना डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, और नीचे देगा सेंदाई फ्रेमवर्क, मिनामाटा कन्वेंशन वगैरह ऐसा, तो आप सेंदाई फ्रेमवर्क को टिक करना। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर थी। इसके बाद और कुछ है यहाँ पर, इंडिया के कंटेक्स्ट में वगैरह बात की गई है। अब जैसा इंडिया में क्या अर्थक्वेक वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो इंडिया का अगर देखा जाए तो अराउंड इंडिया में 70% ऑफ एरिया ये है अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ओके, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन का ये मैप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैसे तो पुराना मैप है, ये नए वाला मैप ऐसा है, ये वाले डायग्राम में।
ये नए वाला मैप। पहले 5 जोन हुआ करते थे अर्थक्वेक के, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। पहले 5 रहते थे, अब 4 में डिवाइड किया है। जोन 5 4 2, 1 नहीं, 5 4 3 2, 1 को निकाला गया। जोन 5 साइड में दिया है, मतलब वेरी रिस्क जोन है, हाई रिस्क जोन। जोन 3 मॉडरेट रिस्क, और जोन 2 जोन रिस्क अराउंड 59, मतलब अराउंड 60% अर्थक्वेक प्रोन है। ओके, अब एक सबसे ज्यादा रीजन ना ग्रेटर हिमालय के पास, ये सबसे ज्यादा है, जो एकदम रेड कलर जो दिख रहा है, और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया इंडियन अभी भी कोलाइड हो रही है यूरेशियन प्लेट से। तो इसकी वजह से ये टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, और यहाँ पे वोल्केनोस का बहुत सारा चांस रहता है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में हल्का सा भूकंप आया, यहाँ पे श्रीनगर में भी हल्का सा भूकंप मतलब फील हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आते रहते हैं यहाँ पे। इसका जो इमीडिएट सराउंडिंग रीजन है, सैफरॉन कलर में जो दिया है, तो वो है जोन 3। ओके, इवन देखो जोन 5 यहाँ पर भी है। जो भुज भुज जो रीजन है, भुज या सौरा, जिसको कच्छ वगैरह कहते हैं, यहाँ पर भी बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं। तो ये भी मतलब जोन 5 में है। उसके आसपास का रीजन जोन 4 में है। ठीक है, फिर जो बचा हुआ जो रीजन है, ये येलो कलर वाला है, जोन 3 है। और एकदम जो इंटीरियर वाला है, ये जो ब्लू कलर का है, ये जोन 2 है। मतलब ये बहुत ही सेफ है एकदम। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन इतना सेफ होने के बावजूद भी, यहाँ नाम की एक जगह है, यहाँ पर किल्लारी पर अर्थक्वेक आया था 1993 में। ये अर्थक्वेक एकदम अनप्रेडिक्ट, कब कहां पर आ जाए इसके बारे में बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये मैप हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ये मैप और इसके को पता रहना चाहिए। 4 जोन है, और मेजर रीजन हम पता रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा अर्थक्वेक के बारे में। ओके, ये भी वो है, और क्लियरिटी इसमें आएंगी आपको। ठीक है, न्यू न्यू दिल्ली, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली है जोन 4 में। दिल्ली जोन 4 में आती है। ओके, और उसके बाद देखो कोलकाता जोन 3 में है, मुंबई भी जोन 3 में है। ओके, मुंबई कोलकाता जोन 3 में है, हैदराबाद जोन 2 में है, और दिल्ली जोन 4 में है। ओके, और कुछ है, ये तो पुराना मैप है। ठीक है, ये हमने अर्थक्वेक देख लिया। अब अर्थक्वेक के बाद देखो, दूसरा है सुनामी। सुनामी तो खैर एक बार ही आया था 2004 में। वो क्यों आया था वो टाइम पे, समुद्र के अंदर क्या हो गया था, अर्थक्वेक हो गया था। अब उसके वजह से समुद्र का पानी नीचे से हिला, और उसका कन्वर्जन हुआ बिग वेव्स में, और वो वेव्स आ गए जमीन पर। इसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। ओके, इस सुनामी के बारे में हमने देखा। उसके बाद देखो साइक्लोन्स, जिसको हम तूफान कहते हैं, ये आते हैं हमारे पास कई सारे। हर साल आते हैं, ओडिशा में आते हैं, आंध्रा में आते हैं। इससे भी काफी सारा लॉस ऑफ लाइव्स वगैरह ये होता है। जब हम 11th वाली एनसीईआरटी देखेंगे, तो तब हम उसमें देखेंगे मतलब साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है वगैरह। ओके, साइक्लोन अफेक्टेड एरिया, ये कोस्टल एरिया जनरली ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, फिर फ्लड्स भी इंडिया में आते हैं। अगर फ्लड्स की बात की जाए, तो फ्लड प्रोन एरिया जो इंडिया में है, इट इज अराउंड 12.5%। इंडिया का 12.5% एरिया फ्लड प्रोन है। और लैंडस्लाइड की भी बात की जाए तो 12.5%, दोनों का सेम ही है। ये देखो, ये जो मेन रिवर्स हैं जहां पर फ्लड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी को तो हर साल फ्लड आता है। ब्रह्मपुत्र, इसको भी हर साल फ्लड आता है। ओके, साबरमती है, माही है, ये तापी रिवर है। ओके, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा को भी आता है, लेकिन ये जो डेल्टा रीजन है ना, आंध्रा में कोस्टल रीजन, वहां पे फ्लडिंग होती है। ओके, तो ये हमको पता रहती है फ्लड। इसके बाद देखो, फ्लड के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिजास्टर है, ड्रॉट है। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूख को कहते हैं। ओके, वाटर की स्कार्सिटी हो जाना मतलब ड्रॉट हो जाना। तो ड्रॉट के भी टाइप्स हैं कई सारे। तो ड्राइव्स के कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं पहले। ड्रॉट मेनली में कितने टाइप्स हैं, ओके, मेनली ये 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। मेटियोरल,
ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मैथ इसमें पूछता है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सब लोग सुन रहे हैं मुझको? यस सर। ठीक है, सर स्क्रीन क्लियर देखो करो। मेटीओरोलॉजी स्क्रीन देखो, अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? सर बहुत ब्लर हो गई है। इज इट क्लियर? एक मिनट रुको फिर। मेरी आवाज आ रही है आप? यस सर। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है अब? यस सर। स्क्रीन दिखा, ये ठीक है थोड़ा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। एम ठीक है, चलो देखो अभी मेटीओरोलॉजिकल ड्रॉट हम देख रहे थे। मेटीओरोलॉजिकल ड्रॉट इसमें क्या रहता है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क्ड बाय विथ माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम ओवर टाइम एंड स्पेस। सिंपल इसमें कई सालों तक कम बारिश का गिरना, जैसा 2-3 साल कंटिन्यूस डेफिसिट मानसून हुआ। 2015 में हमारे लातूर रीजन, मराठवाड़ा रीजन में ये मतलब ड्रॉट आया था, मेटीओरोलॉजिकल ड्रॉट। 2-3 साल तक कम ही बारिश गिरा। वो टाइम पे ला नीना का इंसिडेंस हुआ, सॉरी यल नीनो हुआ। ओके, तो बारिश कम आए तो ट्रेन से पानी मंगाना। ओके, जब पानी ये मतलब 2-3 साल बारिश ही नहीं गिरी, उसको मेटियोर कहते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ये किस है? जब मॉइस्चर लेवल से भी कम हो जाए, एकदम कम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एग्री ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो। ओके, बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब आपका एरिया है, वहां पर बहुत रिवर्स रहेंगे, स्ट्रीम्स रहेंगे, लेक्स रहेंगे। अगर इनमें का वाटर मतलब एकदम कम लेवल पे लेवल पे हो जाएगा तो इसको कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जब वाटर बॉडीज में का वाटर खत्म होता है तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। सॉइल में का मॉइस्चर खत्म हो रहा है तो उसका एग्रीकल्चरल ड्रॉट। और जब मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है? जब मतलब 2-3 साल कंटिन्यूस डेफिसिट रेनफॉल हो रहा है तो उसका मेटीओरोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। ओके, ये याद रखना। अ, ये ड्रॉट अफेक्टेड प्रोन एरियाज हैं इंडिया के। जैसा फॉर एग्जांपल ये थर्ड डेजर्ट है राजस्थान का। ओके, वहां पर तो क्योंकि हर साल बारिश कम गिरता है। देन ये बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पर भी बारिश कम होता है। ये बागेलखंड रीजन है, यहाँ पर भी कम होता है। मराठवाड़ा रीजन है, यहाँ पर भी बहुत कम होता है। ओके, फिर ये मतलब ये नीलगिरी के आसपास इधर ये भी रीजन है, यहाँ पर भी रेनफॉल कम होता है। ये सारा के सारा क्या ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है। ओके, फिर इसके बाद देखो लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब क्या है? ऊपर से क्या है, जमीन का कुछ हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है, पत्थर वत्थर। कई सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। ओके, लैंडस्लाइड में देखो उसमें भी क्लासिफिकेशन है, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी, हाई वल्नरेबिलिटी, मॉडरेट टू लो वगैरह, ये सारे। इसका भी अगर आप एक मैप देख लिए तो आपको आइडिया आ जाएगा लैंडस्लाइड कहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैप तो नहीं है, पर मैं आपको सिंपल इसमें बता सकता हूँ कहाँ पे ज्यादा होंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जहां पर पहाड़ी वगैरह एरिया ज्यादा रहता है तो वहां पे लैंडस्लाइड होगा। तो इसका मतलब क्या, कौन से रीजन में लैंडस्लाइड इंसिडेंसेस ज्यादा होंगे? तो फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिया। ओके, ये इंडिया है हमारा। फिर ये हिमालय रीजन है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर लैंडस्लाइड के इंसिडेंसेस ज्यादा होते हैं। ओके, क्योंकि पहाड़ पे बहुत सारे मतलब क्या है, लूज पार्टिकल्स रहते हैं। और तो हाइट भी ज्यादा है तो थोड़ा भी उनके ऊपर मतलब हाई स्पीड विंड आया या बारिश ज्यादा गिर गई तो उसका कुछ पार्ट टूटकर नीचे गिरता है।
वेस्टर्न घाट में कई सारे इंसिडेंसेस होते, हाईवेज वगैरह बंद हो जाते कई दिनों तक। ओके, तो ये चीजें है, यहाँ पर हमको इतना पता रहना चाहिए थी। ओके, तो इस तरीके से देखो हमने ये वाला जो एनसीईआरटी थी अपनी 11th वाली, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसको हमने कंप्लीट किया आज। एक 11th वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, इसको आपने 2 से 3 बार इसको पढ़ो, ताकि एक आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब घबराओ मत कि हमने इसको मतलब कम टाइम में किया, फास्ट किया वगैरह। ये जो सारे जो चैप्टर्स वगैरह है ना, ये कम से कम और 2 बार तो भी फिर से रिपीट होंगे। मतलब 7th की एनसीईआरटी, 8th की है, 9th की है, 10th की है, 11th की, और 2-3 एनसीईआरटीज हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये फिर से रिपीट होंगी ये चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता रहने चाहिए थे। बाकी ये जो अपेंडिक्स वगैरह, इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। लास्ट में ग्लॉसरी रहती है, टर्म्स और उनके मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं, इसको भी एक एक बार पढ़ लिया करो। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह लगते हैं, उनको ऐसे हाईलाइट करना रहता है। ओके, अब बताओ, कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। कोई है डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, ऑडिबल है। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर हम आज का सेशन यहाँ पर एंड कर दें। ओके, कुछ तो पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप पूछ, कुछ इशू नहीं। सर एलिनो के बारे में बताओ थोड़ा कुछ। किसके बारे में? किसके बारे में? एलिनो। फिर से सवाल। एल नीनो? यस सर। हाँ, तो एल नीनो का जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको ठीक बता देता हूँ। एल नीनो में अब से देखो, एल नीनो में हो, इधर इंडिया है। ओके, फिर ये यहाँ पर ऐसा अफ्रीका, मदागास्कर है, फिर ये, और यहाँ पे यूएस है। ठीक है, तो होता क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। समर मंथ में क्या होता है कि ऊपर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे आप मदागास्कर के पास क्या, हाई प्रेशर रहता है। ओके, फिर ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके, हो रहा है तो ये ऊपर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जेट स्ट्रीम, फिर ऐसे जाएंगे। ओके, इस तरीके से थी। इसी तरीके इसी टाइम में ऑस्ट्रेलिया से डार्विन नाम की जगह है, ये है, यहाँ पर भी लो प्रेशर रहता है। ओके, हाई टू लो प्रेशर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से ऐसा आएंगे, और फिर ऐसे नीचे जाएंगे। ये एक साइकिल रहती है। और एक साइकिल, और इसके बीच में पेरू, डार्विन मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ओशन का, ऐसा ओशन का, और ये है कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। ओके, अब यहाँ पे कोल्ड कोल्ड अगर करंट है तो विंड रहेंगे, कोल्ड विंड रहेंगे तो हाई प्रेशर रहेंगे। विंड कभी भी हाई प्रेशर जाता है, फिर ऐसा ऊपर यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसा आएंगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है। लेकिन यल नीनो में पता है, ये जो कोल्ड, ये वार्म हो जाता है। ये पेरू के पास का जो कोल्ड है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 10 डिग्री के आसपास। इसकी वजह से ये जो है हमारी,
ये वीक हो, मतलब यहाँ का जो फ्लो वगैरह हो रहा है जाता है, ये कम होगा, ये भी कमजोर होता है, ये हो गया तो ये भी कमजोर हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ में मानसून वाल है वो कम हो जाता है। कम होता है एल निनो, जब पेरू का जो कोल्ड करंट वार्म करंट होता है। ओके, लेकिन तो यहाँ पर कम हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन जो साउथ है यहाँ पर बारिश ज्यादा जब एल नीनो होता है। ओके, और जब हम कहते हैं ला नीना, एग्जैक्ट इसका अर्थ है, मतलब ये जो कोल्ड करंट ये और ज्यादा कोल्ड हो जाता है, ये मतलब और ज्यादा मजबूत होती है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होती है, मानसून भी और ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, आया समझ में आपको? मैं सिंपल वर्ड में सब किया हूं, ये आया आपको समझ में? लीनो, लानीना। इस क्या करना, मैं एक वीडियो ग्रुप पे वो वीडियो देख, ओके, फिर अब वो देखो, फिर उसको जिन करो, अगर फिर हो तो फिर अगले सेशन फिर से एक बार पूछना। आई बात समझ में? अच्छा, अगले लेक्चर को पहले हम ये थोड़ा सा जो बचे हुए है ना, 11 एनसीईआरटी बची है फिर से, तो पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर मैं ग्रुप में मैप की जो पीडीएफ है, तो शायद मैं भेजा भी हूं आपको। ओके, मैं कर दी मैप वाली पीडीएफ, आप थोड़ा सा चेक, वो जो एक वीडियो की लिंक भेजा था मैं मैप की, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ की लिंक। ओके, मैं जो भी वीडियो लिंक में ही मतलब डिस्क्रिप्शन रहती है, वहां पर पीडीएफ रहता है, फिर भी मैं इसका फिर से एक बार भेज देता हूँ आपको। ठीक है, जो पीडीएफ है, अगला अगला हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 11th कोशिश करते हैं 11th की ही जो वर्ल्ड वाली एनसीईआरटी है उसको पहले खत्म कर दे, फिर बाद में बाकी छोटे छोटे एनसीईआरटीज हैं वो हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, और कोई डाउट वगैरह किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप, मेरा एडवाइस रहेगा, टेस्ट पेपर सॉल्व करना चालू कर दो। हमने देख लिया, मेजर चीजें तो हमारी कवर हो गई है, अब आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको पढ़ो, रिवाइज करो और पेपर दे दो। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। और वही बोला मैं, पहले 2-3 मॉक टेस्ट करेंगे फिर पीवाई को देखो। ओके, ताकि थोड़ा सा फिर तुमको एक डर नहीं लगेगा। ओके, और कोई बात पूछना है किसी को? ठीक है, तो फिर हम आज के सेशन को एंड कर दें यहाँ पे। मेरी आवाज तो आ रही है सभी को? आई एम ऑडिबल? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? रही है? यस सर। वो एलिन और लानिना समझ में आया आपको, जो मैंने ड्रॉ करके बताया था अभी? जी सर, समझ में आया, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही थी। ओके ओके, हाँ सभी इंटरनेट का इशू हो रहा था। ओके, अभी आप लोग क्या करना, वो जो ग्रुप पे मैं वीडियो की लिंक भेजा हूँ एल नीनो लानिना की, वो भी आप फिर से एक बार देख लो। अगर तब भी आपका अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मुझको फिर से बताना, मैं फिर से उसको ले लूंगा। ओके, और फिर उसके बाद देखो दूसरी बात, अ, आगे हम कोशिश करेंगे 11th की ही जो बची हुई एनसीईआरटी है उसको पूरा कंप्लीट कर ले, तो फिर अपना मतलब मेन पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। ओके, और आप अब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तुमको आज ही 1-2 टेस्ट भेज देता हूँ, आप वो सॉल्व करो। ओके, और पॉसिबली हम 1-2 दिन में फिर से लेक्चर लेंगे। ठीक है? ओके, और कोई किसी ओके का सर। डाउट वगैरह है? ठीक है, तो फिर आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज।